तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं भारत लोक और अर्थव्यवस्था नामक बुक से इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी जो ज्योग्राफी की सेकंड बुक है उसमें जो फिफ्थ चैप्टर है। तो फिफ्थ चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3। तो अंतिम पार्ट हम इसका देखेंगे। अ, ये चैप्टर का नाम है लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, भू संसाधन तथा कृषि। तो इसमें जो टॉपिक है उसे देख लेते हैं। भारत में कृषि विकास, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। वर्ष सन 2001 में देश की लगभग 53% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। अकॉर्डिंग टू 2001, 53% जनसंख्या हमारी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। भारत में कृषि की महत्वता इस तथ्य से आंकी जा सकती है कि देश के 57% भूभाग पर कृषि की जाती है। तो ओवरऑल इंडिया में जितना लैंड है उसके 57 पार्ट पर परसेंट पर हम एग्रीकल्चर करते हैं, जबकि विश्व में कुल भूमि पर केवल 12% भूभाग पर कृषि की जाती है। जबकि ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो ओनली 12% भाग पर एग्रीकल्चर की जाती है। भारत का एक बड़ा भूभाग कृषि के अंतर्गत होने के बावजूद यहाँ भूमि पर दबाव अधिक है। यहाँ प्रति व्यक्ति कृषि भूमि का अनुपात केवल 0.31 हेक्टेयर है। कितना है? 0.31 हेक्टेयर है, जो विश्व औसत 0.59 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति से लगभग आधा है। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनेक कठिनाइयों के बावजूद कृषि कृषि में आशातीत प्रगति की है। तो भारत ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की है, लेकिन एग्रीकल्चर में काफ़ी आगे भी बढ़ा है। विकास की रणनीति, अब स्ट्रेटेजी क्या रही है इंडिया की वो देख लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारतीय कृषि एक जीविकोपार्जन, बस जीवन जीने के लिए हम कृषि करते थे, अर्थव्यवस्था जैसी थी। 20वीं शताब्दी के मध्य तक इसका प्रदर्शन बड़ा दयनीय था। उस समय पे अच्छी एग्रीकल्चर नहीं होती थी इंडिया में। यह समय भयंकर अकाल व सूखे का साक्षी है। देश विभाजन के दौरान लगभग एक तिहाई सिंचित भूमि पाकिस्तान में चली गई। तो जब देश का विभाजन हुआ तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, क्योंकि पाकिस्तान किसी समय पे भारत का हिस्सा हुआ करता था। परिणाम स्वरूप स्वतंत्र भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात कम रह गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार का तत्कालीन उद्देश्य खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना था, जिसमें निम्न उपाय अपनाए गए। व्यापारिक फसलों की व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्नों को उगाया गया। कृषि गहन को बढ़ाना तथा कृषि योग्य बंजर पड़ती भूमि को कृषि में परिवर्तन करना। तो जो बंजर भूमि थी उसे भी हम एग्रीकल्चर लैंड पर चेंज कर रहे थे। प्रारंभ में इस नीति से खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा, लेकिन 1950 के दशक के अंत तक कृषि उत्पादन स्थिर हो गया। इस समस्या से उभरने के लिए गहन कृषि जिला कार्यालय, जो गहन कृषि जिला कार्यालय हैं, जिनसे हम कहते हैं इसे इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, गहन कृषि जिला कार्यालय तथा गहन कृषि क्षेत्र कार्यालय, इंसेंटिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम प्रारंभ किया गया। तो कुछ कुछ प्रोग्राम हमारे द्वारा प्रारंभ किए गए भारत के द्वारा। परंतु 1960 के दशक के मध्य में लगभग लगातार 2 अकालों से देश में अन्न संकट उत्पन्न हो गया। परिणाम स्वरूप दूसरे देशों से खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा। तो दूसरे देशों से खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा था। 1960 के दशक के मध्य गेहूं मैक्सिको तथा चावल फिलीपींस की किस्में जो अधिक उत्पादन देने वाली नई किस्में थी, कृषि के लिए उपलब्ध हुई। भारत में इसका लाभ उठाया तथा पैकेज प्रौद्योगिकी के रूप में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में रासायनिक खाद के साथ इन उच्च उत्पादकता की किस्मों
हाई यील्डिंग वैरायटी को अपनाया। नई कृषि प्रौद्योगिकी की सफलता हेतु सिंचाई से निश्चित जलापूर्ति पूर्वी अपेक्षित थी। कृषि विकास की इस नीति ने खाद्यान्नों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण से ही हाई यील्डिंग वैरायटी जो आई, और जो चावल था वो फिलीपींस से लाया गया, और जो हमारे पास गेहूं था, व्हीट एंड राइस, वो व्हीट आया मैक्सिकन व्हीट। तो दो अलग अलग वैरायटी आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति ने कृषि में प्रयुक्त कृषि निवेश, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र आदि कृषि आधारित उद्योगों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन दिया। कृषि विकास की इस नीति से देश खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ, लेकिन प्रारंभ में हरित क्रांति देश के सिंचित भागों तक ही सीमित थी। फलस्वरूप कृषि विकास में प्रादेशिक असमानता बढ़ी। ऐसे 1970 के दशक के अंत तक रहा। 1980 के आरंभ इसके पश्चात यह प्रौद्योगिकी मध्य भारत तथा पूर्वी भारत के भागों में फैली। 1980 के दशक में भारतीय योजना आयोग ने वर्षा आधारित क्षेत्रों की कृषि समस्याओं पर ध्यान दिया। योजना आयोग ने 1988 में कृषि विकास में प्रादेशिक संतुलन को प्रोत्साहित करने हेतु कृषि जलवायु नियोजन प्रारंभ किया। इसने कृषि पशुपालन तथा जल कृषि को विकसित विकास हेतु संसाधनों के विकास पर भी बल दिया। 1990 के दशक की उदारीकरण नीति तथा उन्मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था ने भारतीय कृषि विकास को भी प्रभावित किया। ग्रामीण अवसंरचना विकास में कमी, फसलों के समर्थन मूल्य तथा बीजों, कीटनाशकों पर छूट में कटौती तथा ग्रामीण ऋण उपलब्धता में रुकावटें अंतर प्रादेशिक तथा अंतर व्यक्तिक विषमता पैदा कर सकते हैं। कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा प्रौद्योगिकी का विकास। तो जो कृषि उत्पादन में हमने ग्रोथ करी और जो टेक्नोलॉजी हम लेकर आए, उसके आधार पे इसे हम देखेंगे क्या विकास हुआ भारत में। क्योंकि भारत लोक और अर्थव्यवस्था के बारे में हम पढ़ते हैं, तो इसमें इंडिया के आधार पर ही इन चीज़ों को देखेंगे। वर्ल्ड के अलग देशों से हम इसे कंपेयर जरूर कर सकते हैं। पिछले 50 वर्षों में कृषि उत्पादन तथा प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। बहुत सी फसलों जैसे चावल, गेहूं के उत्पादन तथा पैदावार में प्रभावशाली वृद्धि हुई है। अन्य फसलों, मुख्यतः गन्ना, तिलहन, कपास के उत्पादन में प्रशंसनीय वृद्धि हुई है। भारत को दालों तथा जूट उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त था सन 2011। यह चावल, गेहूं, मूंगफली, गन्ना, सब्जियों का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। अगला पॉइंट है, सिंचाई के प्रसार ने देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी जैसे बीजों की उत्तम किस्में, रासायनिक खादों, कीटनाशकों तथा मशीनरी के प्रयोग के लिए आधार प्रदान किए हैं। 1950 से 51 सन 2000 से सन 2001 तक कुल सिंचित क्षेत्र 208.5 लाख से बढ़कर 546.6 लाख हेक्टेयर हो गया। इन 50 वर्षों में एक कृषि वर्ष में एक से अधिक बार सिंचित क्षेत्र 17.1 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 204.6 लाख हेक्टेयर हो गया। तो कृषि क्षेत्र बढ़ रहा है और घट भी रहा है। अगला पॉइंट, देश के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रसार तीव्रता से हुआ। पिछले 40 वर्षों में रासायनिक उर्वरकों की खपत में 15 गुना वृद्धि हुई है। भारत में वर्ष सन 2001 से 2 में रासायनिक उर्वरकों की प्रति हेक्टेयर खपत 91 किलोग्राम थी, जो विश्व के औसत खपत 90 किलोग्राम के समान थी। परंतु पंजाब तथा हरियाणा के सिंचित भागों में यह देश की औसत खपत के 4 गुना अधिक है। चूंकि उत्तम बीज के किस्मों में
कीट प्रतिरोधकता कम है, अतः देश में 1960 के दशक से कीटनाशकों की खपत में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। भारतीय कृषि की समस्याएं, अब जो प्रॉब्लम्स हैं एग्रीकल्चर में आने वाली उसके बारे में देख लेते हैं। कृषि पारिस्थितिकी तथा विभिन्न प्रदेशों के ऐतिहासिक अनुभवों के अनुसार भारतीय कृषि की समस्याएं भी विभिन्न प्रकार की हैं। अतः देश की अधिकतर कृषि समस्याएं प्रादेशिक हैं, रीजनल जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तथापि कुछ समस्याएं सर्वव्यापी हैं, जिनमें भौतिक बाधाओं से लेकर संस्थागत अवरोध शामिल हैं। इन समस्याओं का विवरण निम्न प्रकार है। अब जो प्रॉब्लम्स हैं वो देख लेते हैं। अनियमित मानसून पर निर्भरता, जो मानसून पर हम डिपेंड रहते हैं वो भी बहुत हद तक एग्रीकल्चर को इफ़ेक्ट डालती है, उसको प्रभावित करती है और उसकी समस्या भी है। भारत में कृषि क्षेत्र का केवल 1/3 भाग ही सिंचित है, तो बहुत कम भाग हमारे पास सिंचित है। शेष कृषि क्षेत्र में फसलों का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से वर्षा पर निर्भर है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अनिश्चितता तथा अनियमितता से सिंचाई हेतु नहरी जल आपूर्ति प्रभावित होती है। दूसरी तरफ राजस्थान तथा अन्य क्षेत्र में वर्षा बहुत कम तथा अत्यधिक अविश्वसनीय है। अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में भी काफी उतार चढ़ाव पाया जाता है। फलस्वरूप यह क्षेत्र सूखा व बाढ़ दोनों सुभेद्य है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखा एक सामान्य परिघटना है, लेकिन यहाँ यदा-कदा बाढ़ भी आ जाती है। वर्ष सन 2006 से 17 में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में आई आकस्मिक बाढ़ इस परिघटना का उदाहरण है। सूखा तथा बाढ़ भारतीय कृषि के जुड़वा संकट बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो मानसून है, मानसून की अनियमितता, जो मानसून कई बार ज़्यादा आ जाता है, कई बार कम आ जाता है, तो ये भी हमारी कृषि को इफेक्टिव करता है। अगला है निम्न उत्पादकता, लो प्रोडक्टिविटी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा भारत में फसलों की उत्पादकता कम है। भारत में अधिकतर फसलों जैसे चावल, गेहूं, कपास व तिलहन की प्रति हेक्टेयर पैदावार अमेरिका, रूस तथा जापान से कम है। भू संसाधनों पर अधिक दबाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में भारत श्रम उत्पादकता भी बहुत कम है। देश के विस्तृत वर्षा निर्भर, विशेषकर शुष्क क्षेत्रों में अधिकतर मोटे अनाज, दालें, तिलहन की खेती की जाती है तथा यहाँ इनकी उत्पादकता बहुत कम है। शुष्क क्षेत्रों में फसल उत्पादकता कम क्यों होती है? कम इसीलिए होती है क्योंकि वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पाती। आगे देखते हैं। वित्तीय संसाधनों की बाधाएं तथा ऋणग्रस्तता। अब जो वित्तीय संसाधन है, जो इकोनॉमिकली रिसोर्स हैं और जो हमारा लोनिंग प्रोग्राम है वो किस तरीके से हमारी एग्रीकल्चर को इफ़ेक्टिव बनाता है, उसके बारे में बात करते हैं। मतलब उसकी प्रॉब्लम है, इफ़ेक्ट डालता है एग्रीकल्चर में। आधुनिक कृषि में लागत बहुत आती है, तो आधुनिक कृषि क्या है? काफ़ी पैसे के आधार पे महंगी है। सीमांत और छोटे किसानों की कृषि बचत बहुत कम या न के बराबर है, अतः वे सघन संसाधन दृष्टिकोण से की जाने वाली कृषि में निवेश करने में असमर्थ हैं। इन समस्याओं से उबरने के लिए बहुत से किसान विविध संस्थाओं तथा महाजनों में से ऋण लेते हैं। कृषि से कम होती आय तथा फसलों के खराब होने से वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। तो किसान कर्ज के जाल में बहुत बार फंस जाते हैं, जिस वजह से उनके एग्रीकल्चर के लिए उनको लोन भी लेना पड़ता है या अन्य तरीके की समस्याएं उनके सामने आती हैं। बॉक्स में कुछ दिया गया है। अत्यधिक ऋणग्रस्तता के क्या गंभीर परिणाम हैं? क्या आप मानते हैं कि देश के विभिन्न राज्यों में किसानों द्वारा आत्महत्या ऋणग्रस्तता का परिणाम है? तो क्या लोनिंग जो प्रोग्राम है या लोन लेते हैं जो लोग, उसकी वजह से आत्महत्या किसान करते हैं? आगे बढ़ते हैं। भूमि सुधारों की कमी। भूमि के असमान वितरण, जो लैंड है वो डिस्ट्रीब्यूट बड़ी गलत तरीके से हुई है। भूमि के असमान वितरण के कारण भारतीय किसान लंबे समय
से शोषित हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान 3 भू राजस्व प्रणालियों महालवाड़ी, रैयतवाड़ी और जमींदारी में से जमींदारी प्रथा किसानों के लिए सबसे अधिक शोषणकारी रही है। तो जमींदारी प्रथा जो है सबसे ज़्यादा शोषणकारी रही है। जो भू सुधार आंदोलन चले उसमें 3 प्रथाएं चली, महावाड़ी, रैयतवाड़ी और जमींदारी। तो जमींदारी प्रथा सबसे ज़्यादा शोषणकारी रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भूमि सुधारों को प्राथमिकता दी गई, लेकिन ये सुधार कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण पूर्णतः फलीभूत नहीं हुए। अधिकतर राज्य सरकारों ने राजनीतिक रूप से शक्तिशाली जमींदारों के खिलाफ कठोर राजनीतिक निर्णय लेने में टाल-मटोल किया। भूमि सुधारों के लागू न होने के परिणामस्वरूप कृषि योग्य भूमि का असमान वितरण जारी रहा, जिससे कृषि विकास में बाधा आई। तो कृषि का जो असमान वितरण है, लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं हुआ है, तो ये भी एक बाधा बनती है एग्रीकल्चर करने में। अगला है छोटे खेत तथा विखंडित जोत, जिससे हमारी एग्रीकल्चर अच्छी नहीं हो पाती। भारत में सीमांत तथा छोटे किसानों की संख्या अधिक है। तो छोटे किसान ज़्यादा भारत में हैं। 60% से अधिक किसानों के पास 1 हेक्टेयर से छोटे भूजोत हैं, जो लगभग 40% किसानों की जोतों का आकार तो 5 हेक्टेयर 0.5 हेक्टेयर से भी कम है। बढ़ती जनसंख्या के कारण इन जोतों का औसत आकार और भी सिकुड़ रहा है। इसके अतिरिक्त भारत में अधिकतर भूजोत बिखरे हुए हैं। कुछ राज्यों में तो एक बार में चकबंदी नहीं हुई है। वे राज्य जहां एक बार चकबंदी हो चुकी है, वहां पुनः चकबंदी की आवश्यकता है, क्योंकि क्योंकि अगली पीढ़ी में भूमि बंटवारे की प्रक्रिया में भूजोतों का दोबारा विखंडन हो गया है। विखंडन न हुआ छोटे भूजोत आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी हैं। तो भूजोत भी बहुत हद तक फैक्टर है। वाणिज्यीकरण का अभाव, कॉमर्शियल जो एक्टिविटी है वो कम है कृषि में, तो इस वजह से भी इसका भी अभाव है। अधिकतर किसान अपनी जरूरत या स्वयं उपभोग हेतु फसलें उगाते हैं। तो अधिकतर किसान स्वयं उपयोग या बेचने के लिए फसलें उगाते हैं। किसानों के पास अपनी जरूरत से अधिक उत्पादन के लिए पर्याप्त भू संसाधन नहीं है। अधिकतर उपांत तथा छोटे किसान खाद्यान्नों की कृषि करते हैं, जो उनकी पारिवारिक जरूरतों को पूरा करती है। यद्यपि सिंचित क्षेत्रों में कृषि का आधुनिकीकरण तथा वाणिज्यीकरण होता रहा है। व्यापक अल्प रोजगार, भारतीय कृषि में विशेषकर असिंचित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अल्प रोजगार पाई जाती है। इन क्षेत्रों में ऋत्विक रोजगार है, सीजनल जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है उसकी बात चल रही है, जो 4 से 8 महीने तक रहती है। तो जब एग्रीकल्चर होगा, जब वो बिकेगा तभी उसका फायदा मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो 4 से 6 महीने 8 महीने तक रहता है। फसल ऋतु में भी वर्ष भर रोजगार उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि कृषि कार्य लगातार गहन श्रम वाले नहीं हैं। अतः कृषि में कार्यरत लोगों को वर्ष भर कार्य करने के अवसर प्राप्त नहीं होते। तो वर्ष भर काम नहीं मिलता है जो एग्रीकल्चर लेबर होते हैं उनको। अगला है कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। जो एग्रीकल्चर लैंड है वो भी बहुत कम है। भूमि संसाधनों का निम्नीकरण सिंचाई और कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियों से उत्पन्न हुई समस्याओं में से एक गंभीर समस्या है। यह गंभीर समस्या इसीलिए है क्योंकि इससे मृदा उर्वरता क्षीण हो सकती है। यह समस्या विशेषकर सिंचित क्षेत्रों में भयावह है। कृषि भूमि का एक बड़ा भाग जलाक्रांतता, लवणता, मृदा क्षारण के कारण बंजर हो चुका है। अभी तक लवणता क्षारणता से 80% हेक्टेयर भूमि कुप्रभावित हो चुकी है। देश के अन्य 70 लाख हेक्टेयर भूमि जलाक्रांता है। जलाक्रांता के कारण अपनी उर्वरता को खो चुकी है। कीटनाशक रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा परिच्छेदिका में जहरीले लवण
या तत्वों का सांद्रण हो गया है। सिंचित क्षेत्रों के फसल प्रतिरूप के दलहन, लेग्यूम विस्थापित हो गए। बहुफसलीकरण में बढ़ोतरी से परती भूमि में काफी मात्रा में कमी आई है। इससे भूमि में पुनः उर्वरकता पाने की प्राकृतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुई है, जैसे नाइट्रोजन यौगीकरण। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र व अर्ध शुष्क क्षेत्र भी कई प्रकार के भूमि निम्नीकरण से प्रभावित हुए हैं, जैसे जल मृदा अपरदन तथा वायु अपरदन, जो प्रायः मानवकृत हैं। तो लैंड जो है हमारी, वो लैंड भी कम हो चुकी है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर इसके लिए बनता है, जो एग्रीकल्चर हमारी प्रॉब्लम चल रही है। तो सामान्यतः भारतीय कृषि की समस्याओं को एक बार हम राउंड में और देख लेते हैं। अनियमित मानसून, तो मानसून बहुत हद तक हमारे एग्रीकल्चर को इफेक्ट डालता है। निम्न उत्पादकता, जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है। वित्तीय संसाधनों की कमी है। भूमि सुधार नहीं हुआ है। छोटे जोत हैं, छोटी खेती है, लैंड कम है। वाणिज्यिकरण नहीं है, कॉमर्शलाइजेशन नहीं है एग्रीकल्चर का। अल्प बेरोजगारी है, रोजगार सही तरीके से नहीं मिलता तो लोग काम नहीं करते। भूमि का निम्नीकरण है। तो ये सब चीज़ें हमारे एग्रीकल्चर लैंड में प्रॉब्लम के कारण हैं। क्रियाकलाप ये घर में कर लीजिएगा। अपने प्रदेश की कृषि समस्याओं की सूची तैयार करें। क्या आपके क्षेत्र की समस्याएं इस अध्याय में वर्णित समस्याओं से मिलती-जुलती हैं अथवा भिन्न हैं? तो अपने जो आपका एरिया है, स्टेट है, उसके बारे में या अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखें, या अपने एरिया या रीजन के बारे में देखें। तो ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। जो चैप्टर था लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, भू संसाधन और कृषि, तो कृषि और भू संसाधन के बारे में हमने पढ़ा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगला चैप्टर कल हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।